CH-217 युद्ध का पहला पड़ाव खत्म हुआ। मैजिक कोर्ट के मेंबर संतोष का नाम सुनकर आरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे बहुत काम की बात पता चली थी। ये बात तो साफ थी कि ब्लड सीरम्स में कुछ तो गड़बड़ थी, वरना वो गार्ड्स उन्हें ले जाने से क्यों रोकते। पश्चिमी किले पर आक्रमण हो रहा था और नॉर्मली वहां इन सीरम्स की बहुत ज़रूरत थी। आरव भी यहाँ एक डॉक्टर के भेष में आया था। जब उसने कमांडर के आदमियों को वहां से सीरम ले जाते हुए देखा तो वो तुरंत उनके पास गया। कमांडर, 1 मिनट रुकिए, आरव ने कहा। कौन हो तुम? क्या तुम भी मुझे बड़े बड़े नामों से रोकने की कोशिश कर रहे हो? कमांडर ने ताना मारते हुए कहा। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कुछ घायल सैनिक मेरे पास आए हैं और मुझे पूरे शहर में कहीं भी ब्लड सीरम नहीं मिले। मैं यहाँ कुछ ब्लड सीरम लेने के लिए आया था, तभी मैंने आपके आदमियों को उन्हें ले जाते हुए देखा, आरव ने कहा। कमांडर ने आरव की तरफ देखा, फिर उसका आईडी प्रूफ चेक किया। जब उन्हें भरोसा हो गया कि वो एक आर्मी डॉक्टर था तो उन्होंने अपने एक आदमी को आरव को ब्लड सीरम का बॉक्स देने को कहा। आरव ने उनका शुक्रिया किया और उन्हें उन सीरम के पैसे देने लगा। तभी कमांडर ने उसे रोक कर कहा, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब शहर के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। वो ब्लड सीरम का एक बॉक्स भी काफ़ी महंगा था। कमांडर की बात ने आरव का दिल छू लिया था। भले ही उनका ब्लड सीरम ले जाने का तरीका थोड़ा सख्त था, लेकिन वो एक सच्चे सैनिक थे जो अपने शहर के लिए कुछ भी कर सकते थे। जैसे ही आरव को वो ब्लड सीरम का बॉक्स मिला, आरव वहां से निकल गया। छुटकी बाहर उसी जगह पर आरव का इंतजार कर रही थी। जब उसने आरव को ब्लड सीरम का बॉक्स लेकर अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आरव इतने जल्दी वो ब्लड सीरम ले भी आया था। ये लो ब्लड सीरम और इन्हें टेस्ट करके बताओ कि क्या गड़बड़ है, आरव ने वो बॉक्स छुटकी को देते हुए कहा। छुटकी दवाओं की एक्सपर्ट थी। वो आसानी से उस ब्लड सीरम के कंपोनेंट्स का पता लगा सकती थी, बस उसे थोड़े समय की ज़रूरत थी। क्या तुम्हें कुछ और पता चला? छुटकी ने पूछा। तुम मैजिक कोर्ट की मेंबर संतोष को जानती हो क्या? आरव ने पूछा। उस गार्ड ने संतोष का नाम लेकर कमांडर को रोकने की कोशिश की थी, इसीलिए हो सकता था कि यह सब उनका ही किया धरा हो। शायद मेरी बहन जानती होगी। छुटकी ने तुरंत वो जानकारी देने ईशाना को फ़ोन किया। ये बात जानकर निशाना कुछ देर को एकदम शांत हो गई। लगता है हम महामारी की जड़ तक पहुंचने के काफ़ी करीब आ गए हैं, ईशान ने एकदम सीरियस टोन में कहा। तो ईशाना दी, अब हम आगे क्या करें? आरव ने पूछा। आरव, छुटकी, तुम दोनों अब पश्चिमी किले में जाओ, वहां भी ब्लड सीरम्स का पता लगाओ। मुझे भरोसा है कि सच बहुत जल्दी सामने आने वाला है, इशारा ने कहा। ठीक है, हम अभी जाते हैं, आरव ने कहा। चीज़ें बहुत दिलचस्प हो गई थीं और अब वो लोग महामारी की जड़ तक पहुंचने वाले थे। सुबह सुबह हल्की हल्की रोशनी पश्चिमी झील की सतह पर पड़ रही थी और उजाले में लाइटनिंग के 9 भाले भी साफ दिख रहे थे। अब वहां इकट्ठे हुए सारे लोग इस सुपर मैजिक को और अच्छे से देख पा रहे थे। इस लाइटनिंग मैजिक ने विराट काले सांप को अपने अंदर कैद करके रखा था। उसके शरीर पर जगह जगह चोटें लगी हुई थीं और वह बेहद कमजोर लग रहा था। उसका सिर और गला अब भी झील की सतह के बाहर था। वो कभी वहां जमी हुई भीड़ की तरफ देखता तो कभी उन 9 लाइटनिंग भालों वाली फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता। बदकिस्मती से वो फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग थी और वो अपनी मौजूदा शक्ति से उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। ब्रिज के किनारे पर मीरा बैठी हुई थी और विराट काले सांप को कंपनी दे रही थी। अगर विराट काला सांप हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला जाता और उसके आखिरी पलों में मीरा उसके साथ नहीं होती तो उसे बहुत बुरा लगता। पहले ही मीरा के पेरेंट्स दुनिया छोड़कर जा चुके थे और अब विराट काले सांप से ऐसे अलग होना मीरा का दिल तोड़ रहा था। विराट काले सांप के शरीर के घाव फैलते जा रहे थे। 9 भालों से निकलती हुई लाइटनिंग अब भी उस पर हमला करके उसे टॉर्चर कर रही थी। आखिरकार विराट काले सांप की शक्ति खत्म होने लगी थी। उसने अपने शरीर पर अपना सिर रख लिया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। कालिया, क्या तुम ठीक हो? बस कुछ देर और होश में रहो, मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगी, मीरा ने विराट काले सांप से कहा। वो नहीं चाहती थी कि विराट काला सांप बेहोश हो जाए। विराट काले सांप ने किसी तरह से अपनी भारी पलकें खोली। उसने मीरा की तरफ देखा और धीरे से आवाज की मानो मीरा से कह रहा हो कि वो पूरी तरह से थक गया है और कुछ देर आराम करना चाहता है। विराट काले सांप की पूरी स्किन घावों से भरी हुई थी और लाइटनिंग बोल्ट आसानी से उसकी स्किन से अंदर जा रहे थे। वो लोग उसे तब तक नहीं छोड़ने वाले थे जब तक कि वो पूरी तरह से दम ना तोड़ दे। मीरा बहुत देर तक विराट काले सांप को सोने से रोकती रही, लेकिन विराट काला सांप तो पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुका था और वो गहरी नींद में चला गया था। मीरा ने घुटनों पर अपना सिर रखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर आज विराट काला सांप हमेशा के लिए सो जाता तो मीरा कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। उधर पश्चिमी किले का आसमान एकदम उजला और साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफेद बादलों की चादर से उसे सजा दिया हो। लेकिन यह नज़ारा और भी सुंदर होता अगर आसमान में युद्ध ना चल रहा होता और चारों तरफ से खून की बारिश ना हो रही होती। पश्चिमी किले के ठीक ऊपर आसमान में मानो एक तूफान आया था। यह शहर की तरफ ही बढ़ रहा था।
सिर्फ एक नज़र में ये देख पाना मुश्किल था कि ये तूफान हजारों सफ़ेद जादुई बाजों से बना हुआ था। उनकी चीखें बिजली की तरह गरज रही थीं, उनके पंखों ने तो मानो एक बवंडर बना दिया था। उनकी आंखों में भूख थी इंसानों को खाने की, और वो सीधा स्वपन नगरी की तरफ ही बढ़ रहे थे। इसी दौरान किले से कई सारी मैजिक स्पेल्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कई सारी मैजिक स्पेल्स के कलर्स आसमान में फायरवर्क्स की तरह लग रहे थे। कई सारे शक्तिशाली मैजिशियंस आसमान में उन सफ़ेद जादुई बाजों से युद्ध कर रहे थे। आसमान में बनने वाले स्काई पैलेस की गिनती चौंका देने वाली थी। आसमान मानो उल्का पिंडों से भरा हुआ था, और हर एक उल्का पिंड सफ़ेद जादुई बाजों की अर्थी लेकर निकल रहा था। नीचे से देखने पर तो जैसे आसमान सुर्ख लाल ही दिख रहा था। स्टैच्यू स्पेल का भी अपना एक अलग ही डरावना ऑरा था। जैसे ही इससे उन सफ़ेद जादुई बाजों पर हमला हुआ, वो बेजान पत्थरों में बदल गए और आसमान से ज़मीन पर गिरकर टूट गए। एक शेडो मैजिशियन ने अपने हाथ हवा में ऊपर उठाए और अपनी एक खास स्पेल का इस्तेमाल करके दिन और रात को आपस में बदल दिया। जैसे ही उसने अपनी स्पेल पूरी की, पूरे इलाके में अंधेरा छा गया, जिसके कारण सफ़ेद जादुई बाजों की तेज आंखें भी उनके किसी काम की नहीं रहीं। तभी एक बहुत ही विशाल बीस्ट आसमान में आया, और अगले ही पल पूरा आसमान दर्द की चीखों से गूंज उठा। वो बीस्ट उन सफ़ेद जादुई बाजों के लिए एक बुरा सपना बनकर आया था। इसके बाद अंधेरे में लाइट मैजिशियन ने खास लाइट रेज का इस्तेमाल किया, जो सीधा उन सफ़ेद जादुई बाजों के शरीर के अंदर तीरों की तरह चली गई और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। वहाँ लगातार प्राइमरी स्पेल्स का इस्तेमाल हो रहा था, जो सिर्फ उन सफ़ेद जादुई बाजों को सेफ जोन के अंदर जाने से रोक रहा था। उन्हें मारने के लिए एडवांस मैजिशियंस और एडवांस मैजिक की ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे ही शाही गार्ड्स युद्ध में आए, सफ़ेद जादुई बाजों की शक्ति भी कम होने लगी। ना जाने इस युद्ध में रात भर में कितने सफ़ेद जादुई बाजों की मौत हो गई थी। उनके खून और डेड बॉडी से धवल शहर की ज़मीन पूरी तरह से लाल हो गई थी। उन सफ़ेद जादुई बाजों के रूलर क्लास बीस्ट को किसी तरह से पता चल गया था कि उसकी सेना इंसानों की डिफेंस तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं थी, इसीलिए वो पीछे हट गया। इसी वजह से जो काफ़ी सारे सफ़ेद जादुई बाज आसमान में उड़ रहे थे, अब अपने जंगलों में वापस लौटने लगे। लेकिन सिचुएशन अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी। वो सफ़ेद जादुई बाज अपने घोंसलों में वापस नहीं लौटे थे, बल्कि सिर्फ कुछ ही देर आराम करने के लिए पास के जंगलों में छिप गए थे और सही समय पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। पश्चिमी किले तक जाने वाले एक रास्ते पर आरव आर्मी डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहने हुए था और छुटकी के साथ आगे चला जा रहा था, जिसने नर्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और बालों में विग लगा रखी थी। छुटकी ने पहले ही उन दोनों के अंदर जाने का इंतजाम कर लिया था, इसीलिए उन्हें सिक्योरिटी ने ज़्यादा परेशान नहीं किया। आरव ने ऊपर आसमान में देखा तो उसे कई सारे सफ़ेद जादुई बाज उड़ते हुए दिखाई दिए। फिर उसने किले के चारों तरफ उन सफ़ेद जादुई बाजों की लाशों को गिरते हुए देखा। ये किला पत्थर का बना हुआ था, लेकिन अब ये पूरी तरह से खून और सफ़ेद पंखों से ढक गया था। ये युद्ध दिल हिला देने वाला था। आरव को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे सफ़ेद जादुई बाजों को मारने के लिए ना जाने कितने बैटल मैजिशियंस ने अपनी जान दी थी। फिर आरव ने यह तय किया कि यह दुखी होने का वक्त नहीं था। ईशाना का ऑर्डर फॉलो करके वो और छुटकी यहाँ तक आ गए थे। जैसे ही वो दोनों स्टोरेज एरिया में पहुंचे तो अपनी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके उन्होंने कह दिया कि वो दोनों यहाँ ब्लड सीरम्स गिनने के लिए आए हैं। बदकिस्मती से ज़्यादातर सप्लाई बांट दी गई थी और स्टोरेज में सिर्फ कुछ ही डिब्बे बाकी थे। हमें यहाँ आने में देर हो गई, छुटकी ने कहा। युद्ध खत्म हो गया है और इतने ज़्यादा लोग घायल हुए हैं कि कुछ पूछो ही मत। इसी कारण ब्लड सीरम्स की डिमांड भी बढ़ गई है। देखो वहाँ से कोई आ रहा है, ये लोग किले के तो नहीं लगते, आरव ने कहा। छुटकी ने तुरंत कई सारे लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा और बोली, चलो जल्दी छिपते हैं। कुछ लोग भागते हुए स्टोरेज रूम में आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्टोरेज रूम से ज़्यादातर सीरम बांट दी गई है तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अब हम क्या करें? इन सीरम्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। हमें मंत्री पीडी को अब तुरंत सब कुछ बता देना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मैजिक कोर्ट के मेंबर मिस्टर संतोष ने कहा। जल्दी ही वो सारे लोग वहाँ से चले गए। आरव और छुटकी जो कुछ डिब्बों के पीछे छिपे हुए थे, उन्हें एक बहुत ही जरूरी बात पता चल गई थी। मंत्री पीडी, आरव ने चौंक कर कहा। हाँ वही, दीदी को उस पर काफ़ी वक्त से शक था, छुटकी ने गुस्से में कहा। परेशानी यह है कि हमें अब भी महामारी के पीछे का कारण नहीं पता चला है और उसके बिना हम विराट काले सांप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। मंत्री राजेश किसी भी कीमत पर सबूतों के बिना तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आरव के चेहरे पर चिंता की लकीरें भर आई थीं। आरव की चिंता बिल्कुल जायज़ थी। जो डिफेक्टेड ब्लड सीरम उन्हें मिले थे, उससे कुछ खास साबित नहीं हुआ था। सिर्फ इसके अलावा कि मंत्री पीडी नकली ब्लड सीरम बेच रहे थे और मैजिक कोर्ट के मेंबर मिस्टर संतोष भी इसमें शामिल थे। जिस महामारी ने स्वपन नगरी में दहशत फैलाई थी, ना तो उसके पीछे की वजह पता चली थी और ना ही उसका एंटीडोट मिला था। परेशान मत हो, मैंने उनमें से एक के ऊपर अपना छोटू माइक्रोफोन लगा दिया है। बहुत जल्द ही हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है, छुटकी ने एकदम प्रोफेशनल टोन में कहा।
पिद्दी, तुम तो सच में एक्सपर्ट हो, आरव ने छुटकी की गाल खींचकर कहा। तुरंत छुटकी ने अपनी नाक से कुड़ ली। मैंने मना किया था ना तुमसे कि मेरे गाल मत खींचना, रुको अभी बताती हूँ तुम्हें, छुटकी चिल्लाई और आरव को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी। वो आरव तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसे माइक्रोफोन से कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मैजिक कोर्ट के मेंबर मिस्टर संतोष की थी। मिस्टर संतोष अपने आदमियों को लेकर स्वपननगरी के क्वारंटाइन जोन में जा रहे थे। छुटकी का अंदाजा था कि वो मंत्री पीडी से मिलने जा रहे थे। आरव को भी अब मंत्री पीडी पर शक हो रहा था, लेकिन मीरा और उसका भाई मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय उन पर भरोसा करते थे और मानते थे कि वो कुल देवता बीस्ट की तरफ थे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो मंत्री राजेश की तरफ हो गए थे। आग के बिना धुआं नहीं उठता। पहले ही मंत्री पीडी के विराट काले सांप को कैद करने के फैसले ने मिस्टर अनंत को चौंका दिया था। उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था और साथ ही साथ ईशाना को कुछ सबूत भी मिले थे जो मंत्री पीडी के खिलाफ इशारा कर रहे थे। स्वपननगरी के क्वारंटाइन जोन में हजारों की तादाद में पेशेंट्स मौजूद थे। वहां लगे कई सारे वाइट टैंक्स के अंदर ये सभी दर्द से चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने नर्क देख लिया हो। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके घाव और फैलते गए। जो एंटीबायोटिक्स मेडिकल टीम ने विराट काले सांप के खून से बनाई थी, उन्होंने भी अब अपना असर दिखाना बंद कर दिया था। डॉक्टर, फिर से किसी की मौत हो गई है और यह सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है, एक हीलर मैजिशियन ने धीमी आवाज में डॉक्टर धरगट से कहा। मैं जानता हूँ। डॉक्टर धरगट ने एक गहरी सांस ली और बोले, वायरस अब भी पेशेंट्स के ब्लड में है और ये कुछ समय बाद उनके दिल और दिमाग तक पहुंच जाएगा, और अगर ये 2 ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो गए तो हमें इलाज करने में और भी ज़्यादा परेशानी होगी। आपने सही कहा डॉक्टर, हीलर मैजिशियन ने सहमति में सिर हिलाया।